वेलकम बैक टू देव ट्यूटोरियल। ये मैं एपिसोड 6 की वीडियो बना रहा हूँ ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है। और ये मैंने तीसरी बार बना रही है। किसी टाइम मेरे माइक नहीं होता, किसी टाइम वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। अब ये थर्ड टाइम बना रहा हूँ। तो सीधा सीधा आते हैं हमारे पोटैटो के एग्जाम्पल पे। जो हमने पहले पढ़ा कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से क्या बोलते हैं, न्यू प्लांट बन सकता है, ज़रूरी नहीं है सीड से बने। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि जैसे ये पोटैटो है, पोटैटो में ये छोटे 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 नॉचेस बने हुए हैं, मतलब आइज की तरह बने हुए हैं। इन्हें आइज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं। ये क्या शो करें, बड। क्या शो करें, बड। अब क्या होता है एक्टिविटी में, ये बोला जाता है कि इन पार्ट्स को कट करो अलग अलग पीसेस में। एक साइड रखो विद बड वाले और एक साइड विदाउट बड वाले। किसके ऊपर? गीले कॉटन, वेट कॉटन के ऊपर। ठीक है। क्यों? और फिर एक सवाल आता है कि क्या सारे पीसेस ग्रो होंगे, इंडिविजुअली ग्रो हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ पोटैटो का पीस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पीस में बड या आई प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट आई वाले ग्रो नहीं होंगे। कैसे? देखो, पोटैटो विद बड, बड स्टार्ट्स ग्रोइंग, फिर फ्रेश ग्रीन शूट, न्यू ग्रीन शूट बनते हैं और रूट्स प्लस न्यू प्लांट निकल आते हैं। ठीक है। अब सेम ये कनेक्टेड है ब्रायोफाइलम के साथ। ब्रायोफाइलम में भी क्या होता है, एक लीफ जैसे हम देख रहे हैं, इस लीफ के एजिस पे, ठीक है, क्या होते हैं, बड ग्रो हो रहे हैं और ये बड सूटेबल कंडीशन देख के सॉइल के ऊपर गिर जाते हैं। एक सूटेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर गिर जाते हैं। क्लियर है? सॉइल के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है। और फिर न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं। अब जैसे याद रखना, पोटैटो में बड्स या आइस शो होते हैं और ब्रायोफाइलम में लीफ के मार्जिन पे बड्स शो होते हैं। ठीक है। ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो ये बताती हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। याद रखना। अब आ जाते हैं मनी प्लांट। आपकी बुक की एक्टिविटी 7.6, मनी प्लांट। ठीक है। आ गया मनी प्लांट। इस एक्टिविटी में मनी प्लांट की कटिंग्स ली जाती हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो। कुछ पीसेस में एटलीस्ट वन लीफ होता है। ठीक है, एक पत्ता होता ही होता है। ठीक है, उसे इस तरीके से काटते हैं कि उसमें एक पत्ता तो हो ही हो। और कुछ पीसेस को टू लीव्स के बीच से कट किया जाता है। ठीक है, दो लीव्स के बीच से कट किया जाता है। इन पीसेस के एंड्स को वाटर में डिप किया जाता है, जैसे कि तुम इस फोटो में देख रहे हो, है ना। फिर नेक्स्ट फ्यू डेज ऑब्जर्व किया जाता है कौन से पीसेस ग्रो करते हैं, कौन से पीसेस में फ्रेश लीव्स डेवलप होते हैं। क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है? पहला, कि कौन से पीसेस ग्रो करते हैं और कौन से पीसेस में फ्रेश लीव्स डेवलप होते हैं। मैं एक तो जल्दबाजी में गलत स्पेलिंग हो गई। फ्रेश लीव्स डेवलप होते हैं। ठीक है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ मनी प्लांट की कटिंग को वाटर में रखने से न्यू प्लांट कैसे डेवलप हो सकते हैं? सिर्फ मनी प्लांट की कटिंग को वाटर में रखने से न्यू प्लांट कैसे डेवलप हो सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट के कुछ पार्ट्स में ऐसी टाइप्स के सेल होते हैं जो सूटेबल कंडीशंस में डिवाइड करके ग्रोथ एंड
न्यू स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते डेवलप कर सकते हैं। इसलिए सुइटेबल प्लांट कटिंग से रूट्स और न्यू शूट्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोला मैंने, पहला हम क्या करेंगे, मनी प्लांट की कटिंग करेंगे, पानी में डिप करेंगे, रूट्स डेवलप हो गए, पानी में डिप करने से रूट्स डेवलप हो गए। फिर न्यू लीव्स, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पता ना तुम्हें, रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है, शूट सिस्टम जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, बाहर ऊपर जो शो होता है हमें, जो दिखता है पार्ट वो शूट सिस्टम होता है और जो नहीं दिखता है वो रूट सिस्टम होता है। न्यू लीव्स या शूट बोल सकते हैं, वो दिखेंगे और उससे फिर एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है, एक और नाम आता है जो इससे जुड़ा है, वो है टिश्यू कल्चर। क्या, टिश्यू कल्चर, ये भी एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। दिखा देता हूँ अगर फोटो होगी है। ठीक है, क्या हो रहा है, सबसे पहले टिश्यू कल्चर के बारे में डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक in which plant tissue or cells are grown in an artificial medium, एक artificial medium to produce new plants। जैसे ये देखो, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से टिश्यू या सेल्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये उसके पार्ट्स हो गए, इसको कट किया, ये ग्रोइंग पार्ट से कट किया, प्लांट टिश्यू इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, कट किया, द एक्सप्लांट इज प्लेस्ड ऑन द ग्रोथ मीडियम सप्लाइड विद न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटो हार्मोन्स। अब इन पार्ट्स को फाइटो हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या बोला मैंने कि सबसे पहले देखो, ग्रोइंग प्लांट के ग्रोइंग टिप से टिश्यू या सेल्स सेपरेट किए गए। ठीक है, उन सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस किया। फिर क्या हुआ, इसमें एक लूज स्पेसिफिकली एंड डिवाइड्स टू फॉर्म अ मास इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिसको बोलते हैं कैलस। और ये क्या करने लगे, सेल्स रैपिडली डिवाइड करते गए। ठीक है, इससे सेल्स के स्मॉल ग्रुप डेवलप होते गए और इस स्मॉल ग्रुप को कहते हैं क्या, कैलस। इन स्मॉल ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन से जो ये बने अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ने क्या बोलते हैं, कैलस। ठीक है, कैलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या होते हैं, रिपीटेड डिवीजन, प्लांट सेल की रिपीटेड डिवीजन से टिश्यू कल्चर में बनते हैं। ठीक है, या ग्रुप ऑफ सेल जो कि रिपीटेड डिवीजन ऑफ प्लांट सेल्स से बनते हैं इन टिश्यू कल्चर। ठीक है, और हार्मोन्स क्या हो गए, कैलस को ऐसे मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है जिसमें सूटेबल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, इनको ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे ओवर टाइम स्मॉल प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बिगिन टू डेवलप फ्रॉम द कैलस, उस कैलस में से, हर एक कैलस में से छोटे छोटे प्लांट डेवलप होने लगते हैं। फिर और धीरे धीरे एक टाइम बाद द प्लांटलेट्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स, और फिर उनको मिट्टी के जार में या कहीं खेत वगैरह में आप रख सकते हो, और रखने के बाद क्या देखते हो कि वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, आए समझ, क्लियर है।
डेफिनेशन लिखा दी मैंने, इसे प्लांट विच, हाँ लिखवा दी। टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन लिखवा दी है, ठीक है। स्टेप्स कैसे होते हैं इसके, ऐसे भी ले जाते हैं। स्टेप 1, टिश्यू सेल्स आर रिमूव, टिश्यू या सेल्स जो भी बोलो उसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, ग्रोइंग प्लांट के ग्रोइंग टिप से टिश्यू या सेल्स सेपरेट करते हैं। फिर सेकंड, आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं। फिर थर्ड, सेल की रैपिड डिवीजन होती है, रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स। फिर यही रैपिड सेल्स डिवाइड होकर कैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप बन जाते हैं डिवाइड होकर, उन्हें बोलते हैं कैलस। कैलस क्या होता है, इट इज अ मास और ग्रुप ऑफ सेल्स formed by repeated division of plant cells in tissue culture, ठीक है। सीधा सीधा आप ऐसे भी ये पूरे स्टेप्स हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर है, ठीक है। प्लांटलेट पता है ना आपको क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स जो धीरे धीरे ग्रो होने वाले होते हैं उन्हें प्लांटलेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है इस टिश्यू कल्चर का फायदा क्या है, क्यों यूज करते हैं इसको, क्या इसका फायदा है, या हम ही ऐसी आर्टिफिशियल मीडिया में डाल के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टिश्यू कल्चर का एक्चुअल एडवांटेज क्या है, एक्चुअल में फायदा क्या है। देखो टिश्यू कल्चर जो है ना, टिश्यू कल्चर जो है इसकी इसकी हेल्प से एक पेरेंट प्लांट से बहुत ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो मैनी प्लांट्स होते हैं ये डिजीज फ्री कंडीशन में ग्रो किए जा सकते हैं। और ये टेक्निक किसके लिए ज़्यादातर यूज़ की जा सकती है, कॉमनली ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक कॉमनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं ना उनके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ की जाती है। ऑर्नामेंटल मतलब ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, सोचो।
डेकोरेशन के लिए जो होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स मेनली ग्रोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेकोरेटिव वैल्यू, फॉर देयर ब्यूटी एंड डेकोरेटिव वैल्यू। क्लियर है। अब आ जाते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये देखो स्पोर फॉर्मेशन इन रेजोपस। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मोड पढ़ने वाले हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मोड, एक और तरीका, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आता है कि स्पोर फॉर्मेशन के लिए कि क्या सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड होते हैं? ये हमने पढ़ा था ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर सिंपल रिप्रोडक्शन होती है क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं। आंसर है अ बिग नो। देखो कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखो कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो भी रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। क्या स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं? कौन से? कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इसका एग्जांपल एक है, इसका एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस। इस राइजोपस को ना मेनली या मेनली से ज़्यादा सही रहेगा कॉमनली। तो कॉमनली हम ब्रेड मोल्ड जो होती है ना, ब्रेड पे जो मोल्ड बन जाती है के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं, नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं, इसको पहचानते हैं। अब आता है राइजोपिस की बॉडी। राइजोपिस की बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देख रहे हो, ये वाली डायग्राम नहीं है जो मैं बोल रहा था, ये है। कोई नहीं, ऊपर से इधर दिखाता। ये देख रहे हो ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड मोल्ड तुम्हें, ये जो ब्रेड मोल्ड है ना, ये कैसी ही दिखती है अंदर से, माइक्रोस्कोप से देखें। ये देखो। देखा
ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस राइजोपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइफा। क्या बोलते हैं? हाइफा। लिख लो। राइजोपस की बॉडी, राइजोपस की बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हाइफ। हाइफा मतलब कि डेफिनेशन लिख लो। हाइफा आर थ्रेड लाइक structures that form the body of fungus। कहने का मतलब कि हाइफा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या बनाते हैं? एक फंगस की बॉडी। एक फंगस की बॉडी। एक मिनट ऐसे रुकना, एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, हाइफा समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक डाउट ये बनता है, अब एक डाउट आता है, क्या हाइफा ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है? क्या जो हाइफा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं? आंसर है अ बिग नो। हाइफा ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं है। एनसीईआरटी में स्पेशली बताया जाता है कि हाइफा और नॉट reproductive पार्ट्स। वो सिर्फ क्या है? ओनली क्या है? हाइफा राइजोपस के बॉडी स्ट्रक्चर का पार्ट है, का पार्ट है। तो फिर अगर हाइफा रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है तो फिर कैसे रिप्रोडक्शन होती है?
रिप्रोडक्शन के लिए राइजोपस स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। रिप्रोडक्शन के लिए राइजोपस स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ऊपर बताया भी था कि मल्टी सेलुलर स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अब तुम देखोगे कि इस पे, इसकी बॉडी पे एक ये चीज है जिसको बोलते हैं स्पोरेंगियम। हाइफा तो सिर्फ राइजोपस का पार्ट है, बॉडी पार्ट है, बट रिप्रोडक्टिव पार्ट फिर उसे खुद एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रो करना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंगियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंगियम। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्पोरेंगियम क्या होता है, जो हाइफा होता है ना, हाइफा पे कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होते हैं, जो क्या होते हैं, टाइनी ब्लॉब्स ऑन अ स्टिक। एक टाइनी ब्लॉब ऑन अ, एक स्टिक पे जैसे ब्लॉब नहीं होता है वैसे दिखते हैं। ये देख, एक स्टिक पे बना हुआ, यहाँ से बोलो एक बलून की धागा है और ये बलून है, ठीक है। तो बलून विद अ थ्रेड या बलून ऑन अ थ्रेड ऐसा दिखते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जो टाइनी ब्लॉब्स ऑन अ स्टिक जैसे दिखते हैं, क्लियर है। और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या डेवलप किया उसने, स्पोरेंगियम एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। लिख लो इसे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखने तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज स्पोरेंगियम की, इट इज अ reproductive structure in which spores are formed and stored। क्लियर है। ठीक है, और इन स्पोरेंगियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंगियम की डेफिनेशन तुमने लिख ली, इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड। देखो स्पोरेंगियम क्या है, मैंने शायद एक चीज ऊपर मिक्स कर दी है। देखो ये क्या है, बाहर की लेयर, इसे बोलते हैं स्पोरेंगियम। इसके अंदर ये छोटे छोटे जो हैं, ये क्या है, स्पोर्स बनते हैं और स्टोर होते हैं, ठीक है, बनते हैं और स्टोर होते हैं, ठीक है। और इसको, और ये जो ये ऐसे करके ऐसे बलून बना हुआ है पूरा, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंगिया। इस पूरे को क्या बोलते हैं, स्पोरेंगिया। और स्पोरेंगिया में, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं स्पोरेंगिया। और स्पोरेंगिया पार्ट का जो ये पार्ट है इसे स्पोरेंगियम बोलते हैं, जो अपने अंदर स्पोर्स को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, स्पोरेंगियम की। और
ये जो मैंने बोला हाइफा पे कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जो टाइनी ब्लॉब्स ऑन अ स्टिक जैसे दिखते हैं। टाइनी ब्लॉब्स ऑन अ स्टिक जैसे जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? स्पोरेंगिया। और स्पोरेंगिया के बाद जो आता है हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स एंड स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड, उसे बोलते हैं स्पोरेंगियम। ठीक है, इस पूरे को बोला स्पोरेंगिया। इसके अंदर जो ये है, इस ये जो बाहर की लेयर है इसे बोला स्पोरेंगियम। इस बाहर की लेयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, ये सब फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं इसके ऊपर की लेयर को स्पोरेंगियम बोला और इस पूरे को स्पोरेंगिया बोला। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया था मैंने। तो और दूसरी बात आई कि ये जो क्या था, ये जो स्पोर्स हैं ये क्या होते हैं? देखो, स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव, स्पोर्स की डेफिनेशन में लिखा था स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट कैन, एक सेकेंड, स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ ना तो ऊपर भी जैसे करो तो ऐसे हो जाता है। एक ट्यूशन से मैसेज आ रहा है ना। हाँ, स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट कैन, स्पोर्ट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल दैट कैन डेवलप, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाए ना पूरा गलत हो जाता है। डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स अंडर सुटेबल कंडीशन। अंडर सुटेबल कंडीशन। और तुम्हें डायग्राम में तो ये दिख ही रहा होगा। कहाँ है? हाइफा, स्पोरेंगिया, स्पोरेंगियम और स्पोरेंगियम के अंदर स्पोर्स। ठीक है, अब एक डाउट जो और बन सकता है, एक और डाउट सॉल्व करते हैं कि स्पोर्स की जरूरत क्या है? हाँ सर, आपने बताया ना कि स्पोर्स एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स की जरूरत क्या है? अगर जो राइजोपस है, जो राइजोपस है वो राइजोपस जो डायरेक्टली रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करता, उसे स्पोर्ट्स की ही क्यों जरूरत पड़ती है? डायरेक्टली कर ले रिप्रोड्यूस। सोचो ना, राइजोपस को तो डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करना चाहिए, उसे इन स्पोर्स की जरूरत ही क्यों है? तो आपको याद है मैंने क्या बोला था? याद होगा तो अच्छे से आंसर दे पाओगे इसका खुद ही मेरे लिखने से पहले।
देखो स्पोर्स जो है ना, स्पोर्ट्स का एक मेजर एडवांटेज होता है, एक मेजर एडवांटेज है, वो है प्रोटेक्शन। स्पोर्ट्स का मेजर एडवांटेज क्या है? प्रोटेक्शन। स्पोर्ट्स की जो आउटर वॉल्स तुमने देखी थी वो थिक होती हैं, और ये थिक वॉल्स स्पोर्ट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। कहाँ? किससे? मेरे से? आपसे? नहीं, अनफेवरेबल, यानी जो उसके फेवर में नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशंस से प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए स्पोर्ट्स तब तक सरवाइव कर सकते हैं जब तक उन्हें सूटेबल मॉइस्ट सरफेस ना मिले। जब तक उन्हें ऐसी गीली गीली सी चीज़ ना मिले तब तक वो सरवाइव करते हैं। और सिर्फ जो हमारी सूटेबल मॉइस्ट सरफेस है, जैसे वो उन्हें मिलती है, वो मिलने के बाद स्पोर्स उधर जर्मिनेट करके न्यू राइजोपस डेवलप कर सकते हैं। राइजोपस का मैंने क्या बोला था, एक तरह का क्या है, ब्रेड मोल्ड की तरह भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे ही उसको दूसरी जगह मिलती है, एक और ब्रेड मिलती है गीली गीली सी, तो वो बोलता है व्हाई नॉट, वो भी तो है एक जगह, उधर भी चलो हमला करते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या बोला था मैं? इसलिए स्पोर्स तब तक सरवाइव कर सकते हैं जब तक उन्हें सूटेबल मॉइस्ट सरफेस ना मिले। और ये सूटेबल मॉइस्ट, इसको जो मैं बोलता हूँ उसे इंग्लिश में अपने आप में ऐसे पॉइंटर्स की तरह लिख लिया करो। सरफेस मिलने के बाद, एक सेकंड, कॉल, एक सेकंड ऐसे रुकना। हाँ, सॉरी, थोड़ा बीच में आगे पीछे हो गया था। कॉल भी आज, कॉल मैसेज सब आज ही आना है। सुटेबल मॉइस्ट सरफेस जो हम बात कर रहे हैं, सुटेबल मॉइस्ट सरफेस मिलने के बाद स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू राइजोपस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हुआ? पहले स्पोरेंगियम आया, हाँ, स्पोरेंगियम, फिर वो ओपन हुआ, मतलब रिलीज किया उसने किसी को, पता तुम्हें किसको? इसलिए रिलीज वर्ड बोला है। स्पोर्स विद थिक वॉल्स। फिर सूटेबल एक और ब्रेड मिली, सूटेबल मॉइस्ट सरफेस मिली, उधर स्पोर ग्रो हुए न्यू प्लांट में। स्पोर जर्मिनेट मतलब ग्रो होना न्यू प्लांट में, और उधर भी एक न्यू राइजोपस, डायग्राम तुमने देखी, वो बन गया।
अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि जो अगर नहीं भी है तो भी मैं बताऊंगा कि थिक वॉल का फायदा क्या है। तुम बोलोगे सर बताया ना आपने कि अनफेवरेबल कंडीशन से बचाना, वो तो है, बट एक और चीज है कि देखो स्पोर्ट्स को ना क्या करना होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए वो उसमें होते हैं, और वो किस लिए होते हैं उसके अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स को इमीडिएटली जल्दी सीधा उसी टाइम ग्रो नहीं होना होता, इसलिए भी उसे देखो बाउंड्री का काम क्या है, बाहर की चीजों से बचाना एक चीज, और जैसे ही बाहर की चीजें खत्म हो जाए उस टाइम बाहर निकलना और अपना काम करके चल पड़ना, ठीक है। बट जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है तब तक वो उसको रोक के रखती है, और तब तक उसे हेल्प मिल जाती है कि वो ग्रो ना करे ऐसी, क्योंकि ग्रो करेगा तो वो ग्रो हो ही नहीं पाएगा। स्पोर्ट्स को इमीडिएटली ग्रो नहीं करना होता, उन्हें तो ग्रो सुटेबल कंडीशन के हिसाब से करना। तो थिक वॉल का मतलब प्रोटेक्शन है, फिर ऐसा लिख सकते हैं थिक वॉल प्रोटेक्शन देगी, सर्वाइवल होगा उनका उसमें अंटिल सूटेबल कंडीशन, और फिर ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना ही, सॉरी आज के चैप्टर में नहीं, आज के एपिसोड में इतना ही। एपिसोड 6 कंप्लीट। थैंक यू।